हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियोज़ में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट देखे, टॉपिक्स देखे और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। इसके अलावा हमने मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में एनालॉजी देखा था, समानताएं क्या क्या हैं, उसमें असमानताएं क्या क्या हैं। इसी के साथ हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया था। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन तो हमने शुरू में ही देख लिया था और फिर भी इसे एक बार फिर से कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसका फ्लक्स चालक के चारों ओर एक सर्कुलर एरिया में होता है और चालक के केंद्र से समकोण बनाता है, ठीक है। वैज्ञानिक फैराडे ने सन 1831 में, ठीक है, याद रखना, जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव देखा गया था वो डेनमार्क के साइंटिस्ट आर्स्टेड महोदय ने देखा था 1819 में, ठीक है, आई थिंक 1891 ही था, ठीक है, 1819। और ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये श्रीमान माइकल फैराडे ने 1831 में देखा था, ठीक है। विद्युतीय प्रभाव में पूर्णतः परिवर्तित करके सिद्ध किया था, यानी जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव था उसको विद्युतीय प्रभाव में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि आर्स्टेड महोदय ने कहा था कि अगर कोई चालक है और उसमें करंट फ्लो की जाएगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। फैराडे ने कहा कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई कंडक्टर अगर रिलेटिव मोशन कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और ये बात उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूफ किया और उन्होंने कहा उस परिपथ में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और इस इंड्यूस्ड करंट की मात्रा फ्लक्स परिवर्तन की दर पर डिपेंड करेगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, किस हिसाब से फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है उसी के अनुरूप एक करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको पहले भी पता था, अभी भी क्लियर हो गया होगा। वैज्ञानिक फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रभाव को पूरी तरह से विद्युतीय प्रभाव में कन्वर्ट किया और अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि अगर किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर है और उसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चालक के मध्य को रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो चालक में बिना किसी एनर्जी सोर्स के, बिना किसी पावर सोर्स के करंट फ्लो करने लगेगा और उसमें प्रवाहित या फ्लो होने वाले करंट की मात्रा जो चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स है उसके रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करेगी, यानी परिवर्तन दर पर निर्भर करेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैराडे के नियम, कि इन्होंने दो नियम दिए थे फैराडे जी ने। क्या नियम हैं? तो सन 1831 में वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियमों का प्रतिपादन किया, जो बाद में इन्हीं के नाम से फैराडे के नियम के रूप में जाने जाने लगे। पहला नियम है कि जब किसी परिपथ या कॉइल से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी अगर कोई कॉइल है या फिर परिनालिका है, उसमें जो फ्लक्स से जनरेट हो रहा है, जो फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं, अगर इस फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ या कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है अथवा जनरेट हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, काटने का यहाँ मतलब वो किसी हथियार से या चाकू से उसे क्रॉस नहीं कर रहा, बशर्ते उसके एक्रॉस यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है और ईएमएफ तब तक बना रहता है जब तक कि चालक चुंबकीय क्षेत्र में मोशन करता रहता है, काटता रहता है, ठीक है। तो ये इनका पहला नियम था, ठीक है। फिर से सुन लो कि अगर किसी परिपथ या कॉइल में संलग्न मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उस कुंडली या परिपथ में इंड्यूस्ड हो जाता है ईएमएफ, या फिर ऐसे कहें कि अगर कोई चालक, कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और ये ईएमएफ तब तक होता रहेगा जब तक कि वो उस
मैग्नेटिक फील्ड को या क्रॉस करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। दूसरा नियम है इसमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू है वो कुंडली में स्थित या जुड़े फ्लक्स, ठीक है, एन फाई के परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। यानी जो कुंडली या परिपथ है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होगी, यानी ई प्रोपोर्शनल टू एन इंटू एन फाई अपॉन डी टी। यानी एन फाई का मतलब है जो टोटल फ्लक्स है उस कुंडली के रिस्पेक्ट में। जैसे एक कॉइल से किसी कॉइल के एक टर्न से फाई, दूसरी टर्न से फाई, फिर तीसरे, तो जितने टर्न्स हैं उन सब का जो सम है उसका जो रेट ऑफ चेंज है उसके समानुपाती होगा, इस प्रकार से, ठीक है, टोटल फ्लक्स। आगे देखते हैं। अब जो विद्युत वाहक बल जनरेट होगा वो E इक्वल्स टू L प्रोपोर्शनल टू N इंटू डी फाई अपॉन डी टी भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि किसी एक टर्न से जो फ्लक्स है उसका परिवर्तन का दर और बाकी जितने टर्न्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो उसके गुणनफल के बराबर भी होगा, ठीक है। या कह सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के वर्तों की संख्या तथा कुंडली में ग्रंथित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती होगा। यानी जो कुंडली है, कॉइल है, ये रही हमारी कॉइल, इसमें जितने टर्न्स हैं, ठीक है, इनकी संख्या और जो टर्न्स हैं कॉइल्स हैं, इसमें जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है डी फाई बाई डी टी, इनके मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, और ये विद्युत वाहक बल स्मॉल ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्मॉल ई से या कैपिटल ई से किसी से भी लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल होगा एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी। अब जहाँ एन क्या है, तो एन है कुंडली में वर्तों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ठीक है। डी फाई अपॉन डी टी क्या है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, ये डी फाई अपॉन डी टी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर है। या अगर हम डी अपॉन डी टी इंटू एन फाई की बात करें तो ये जो हमारे लिंकेज फ्लक्स हैं यानी जो टोटल फ्लक्स आ रहे हैं उनमें परिवर्तन की दर को दिखाता है, जो एक परिवर्तनशील राशि है, अर्थात जो बदलती रहती है, ठीक है, परिवर्तनशील राशि है और ये वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस प्रकार से मान लेते हैं हम कि किसी कॉइल में, ठीक है, एक नोट है, ज़रा ध्यान से देख लीजिए कि अगर कोई चालक या कुंडली है या कोई परिपथ है जिससे समस्पर्शित यानी जुड़ा हुआ फ्लक्स, गहन या गुंथित फ्लक्स जो भी कह लो इसे, या तो इसे समस्पर्शित फ्लक्स या लिंकेज फ्लक्स या गुंथित फ्लक्स या ग्रंथित फ्लक्स कह सकते हैं, इन्हें सबको लिंक्ड फ्लक्स यानी जो टोटल फ्लक्स हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। और कुंडली से संबंधित इस फ्लक्स का जो गणनात्मक मान है n इंटू फाई, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कोई कुंडली है जिसमें n टर्न्स हैं और इसमें प्रत्येक फ्लक्स टर्न में फ्लक्स फाई है, तो इसमें लिंकेज फ्लक्स की वैल्यू बताओ या गुंथित फ्लक्स या ग्रंथित फ्लक्स की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे n इंटू फाई हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉइल है जिसमें n टर्न्स हैं और इसमें फ्लक्स परिवर्तन अपने प्रारंभिक मान फाई 1 से बदल करके फाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो फ्लक्स का प्रारंभिक मान क्या आ जाएगा, n इंटू फाई 1 और अंतिम मान n इंटू फाई 2। तो विद्युत वाहक बल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E इक्वल्स टू n फाई 2 माइनस n फाई 1 अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखें तो डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखने में E इक्वल्स टू डी इंटू एन फाई अपॉन डी टी, या n कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, n इंटू डी फाई अपॉन डी टी के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। याद रहे RHS को हमेशा, यानी जो ये वाला साइड है, ठीक है, इसे ऋणात्मक लिखते हैं, नेगेटिव टर्म में लिखा जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये धारा को उस दिशा में रखता है, ठीक है, जिसमें कि उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव
अपने उत्पादित के कारणों का विरोध करता है। अब जो चुंबकीय प्रभाव जनरेट हो रहा है किसकी वजह से, करंट की, तो वो करंट का ही क्या करता है, विरोध करता है, यानी उसका अपोज करता है। तो ये डायरेक्शन शो करने के लिए हम इसे नेगेटिव साइन लिखते हैं, ठीक है। अब फैराडे के नियमों का अगर महत्व देखें कि भाई इसका क्या यूज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि सभी वैद्युत यंत्र जिसमें चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता हो, यानी वह सभी इंस्ट्रूमेंट जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वह सभी फैराडे के नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो फैराडे के नियम बैटरी तथा थर्मोकपल यानी ताप युग्म को छोड़कर बाकी सभी विद्युत जनन इकाइयों यानी जनरेटिंग यूनिट्स में लागू होता है, ठीक है। तो ये वाइवा में भी सवाल पूछा जा सकता है कि कोई बैटरी है या तापक्रम है, इसमें फैराडे नियम वैलिड है या नहीं, तो आप कह देंगे नहीं, इसमें वैलिड नहीं है, क्योंकि फैराडे नियम वहीं वैलिड है जहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन हो रहा हो, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा हो। तो ऐसे सभी जगह जहाँ फ्लक्स चेंज होंगे वहाँ फैराडे नियम वैलिड होंगे, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो अथवा जनरेटर हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक लेंज लॉ। लेंज लॉ से आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे पहले से ही, कोई नई बात ये नहीं है, फिर भी हम लोग जल्दी से इसे देख लेते हैं लेंज लॉ को, ठीक है। तो वैज्ञानिक लेंज ने फैराडे के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के संबंध में, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है, इसकी डायरेक्शंस को बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था, जो बाद में उन्हीं के नाम पर लेंज लॉ के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो लेंज लॉ किससे संबंधित है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए। तो लेंज के नियमानुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होती है वो सदैव ही अपने कारक की दिशा के विपरीत होती है। अर्थात ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है वो जिससे ये इंड्यूस्ड होता है, जिससे डायरेक्शन ये क्या नाम है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसी के अपोजिट होता है। अब ये इंड्यूस्ड कैसे हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तन के कारण होता है, तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट होगा, इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तन की तरह इसको नेगेटिव साइन से वहाँ पर दिखा रहे थे, E = -n × d∅/dt, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, यानी जो लेंज का नियम है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शंस को शो करता है। अर्थात लेंज के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा ऐसी होती है कि वह प्रेरित करने वाले कारक या इंडक्शन करने वाले या इंड्यूस्ड करने वाले कारक, यानी जो फ्लक्स परिवर्तन का काम है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, जो फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है उसका ही विरोध करने लगती है। तो इस नियम का प्रयोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, लेंज लॉ के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो प्रेरित करने वाले कारक, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, यानी फ्लक्स परिवर्तन है, उसी का विरोध करती है। अर्थात फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के अपोजिट होती है, ठीक है। लेंज लॉ के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के अपोजिट होती है, ठीक है। और लेंज लॉ का उपयोग हमेशा क्या मुख्यतः कह सकते हैं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये होगा E = -n × d∅/dt वोल्ट। अब चूँकि ये d∅/dt है, यही तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, और इसी का विरोध करना, यानी इसके उल्टे डायरेक्शन में होना है, तो यहाँ माइनस हो दिखाएं, यानी इनका डायरेक्शन अलग होगा, जो इनका डायरेक्शन होगा उसका उल्टा, उसका माइनस डायरेक्शन होगा E, ठीक है। अगर ये d∅/dt नॉर्थ है तो ईएमएफ साउथ हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जरा देखते हैं क्या लेंज का नियम। हाँ, एक बात और, जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि भी करता है। अर्थात लेंज लॉ इस बात को भी सिद्ध करता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व होती है, एक से कन्वर्ट होकर के दूसरे रूप में बदल जाती है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाती है। अब हमारे पास एक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा विद्युत वाहक बल का उत्पादन। विद्युत वाहक बल कैसे बन पाएंगे, इस
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की द्वारा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सहायता से ईएमएफ को दो विधियों से जनरेट किया जा सकता है। एक तो होता है गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे कहते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और दूसरा होता है स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए मेनली दो फैक्टर हैं, एक है गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरा स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जो प्रथम विधि है, तो प्रथम विधि में चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूमने से, जैसे कि नाम से क्लियर है, गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी जो हमारा चालक होगा वो गतिशील होगा, कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में। तो प्रथम विधि में यानी गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल में चालक के चुंबकीय क्षेत्र में घूमने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और ये है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। दूसरे विधि में स्थिर चालक से संबंध जो फ्लक्स है ये परिवर्तित होता है, ठीक है। तो जो गतित प्रेरित है यानी डायनेमिकली इंड्यूस्ड, इसमें चालक के रिलेटिव मोशन की वजह से, और जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है यानी कि स्थैतिक, ठीक है, स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें फ्लक्स परिवर्तन की रेट से के कारण होता है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब है गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम पूरे विस्तार से देखेंगे जरा, ठीक है, गतित प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अब मान लीजिए यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार गतिमान किया जाए, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार गतिमान किया जाए कि वो चालक चुंबकीय क्षेत्र को उसकी दिशा के लंबवत काटे, ठीक है, उसकी दिशा के लंबवत काटे, तो गतिमान चालक में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। बस मोटा मोटा बात यह है कि अगर डायनेमिकली इंड्यूस्ड हो रहा है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें कोई कंडक्टर रिलेटिव मोशन कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड की रिस्पेक्ट में, ठीक है। और दूसरा स्टैटिकली कह रहा है कि जो हमारा चालक है और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों स्थिर होंगे, और इनमें जो क्या नाम है, चालक है, इसमें जो लिंकेज फ्लक्स है ये लगातार बदल रहा होगा, यानी फ्लक्स परिवर्तित हो रहा होगा। तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में, और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में रिलेटिव मोशन के कारण, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में। तो इसमें यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार गतिमान किया जा रहा है कि चालक चुंबकीय क्षेत्र को उसकी लंबवत दिशा में काट रहा है, तो गतिमान चालक में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। और यदि चालक एक संतृप्त परिपथ बनाता है तो इसमें एक धारा भी प्रवाहित होने लगती है। अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, यदि चालक एक संतृप्त परिपथ बनाता है तो उसमें धारा भी प्रवाहित होती है। अब जरा देखिए, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर जो जनरेट की गई है, ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जो प्लस प्लस साइन है यह मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, और इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। इसके ऊपर यहाँ देखिए जरा, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, और ये एक सर्किट से जुड़ा हुआ है जिसमें एक गैल्वेनोमीटर जी भी अटैच है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंडक्टर हमारा सर्किट के साथ है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके लंबवत डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत डायरेक्शन में, और v स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने अगर माना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका फील्ड फ्लक्स डेंसिटी कैपिटल B है, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत L मीटर लंबा, यानी जो हमारा चालक है इसकी लंबाई स्मॉल l है, और ये b मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गतिमान है। तो एक सेकेंड में विस्थापित दूरी कितनी होगी? चूँकि हमारा चालक हमने कहा है कि ये v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो एक सेकेंड में कितनी दूरी चलेगा? ये v × 1 यानी कि v मीटर चलेगा। भाई दूरी क्या होती है? दूरी d बराबर v × s, या सॉरी v × t, स्पीड × टाइम। स्पीड दिया है v मीटर पर सेकेंड, टाइम है 1, तो v मीटर चलेगा। तो प्रति सेकंड चालक द्वारा प्रसर्पित क्षेत्रफल यानी कितनी एरिया को ये काटेगा, स्वेप्ट एरिया क्या होगी? तो जो इसकी लंबाई होगी और जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, लंबाई कितनी है L, और डिस्प्लेसमेंट अभी कितना निकल के आया एक सेकंड में v, तो L × v आ जाएगा स्वेप्ट एरिया, ठीक है। और प्रति सेकंड चालक द्वारा काटा गया फ्लक्स क्या है?
तो प्रति सेकंड चालक द्वारा काटा गया फ्लक्स है हमारे पास v इंटू ए, ठीक है। अब ये हो जाएगा v इंटू ए, तो v और a की वैल्यू क्या निकल के आई है, जो स्वेप्ट एरिया है, यही तो स्वेप्ट एरिया है, वो है L इंटू वी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास EMF निकल के आएगा वो क्या आएगा, EMF क्या होता है, तो ये है फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, प्रति सेकंड काटा गया फ्लक्स, तो हमारे पास जो E आ जाएगा वो E इक्वल टू आ जाएगा VLV, ठीक है, वोल्ट, VLV वोल्ट। ये आपको ध्यान में आना चाहिए, पता होना चाहिए। ये प्रति सेकंड काटा गया फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड EMF है, ठीक है। तो डायनामिकली ये आपने यहाँ देख लिया। हमने कहा कि मान लीजिए हमारा कैपिटल B वेबर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी में एक हमारा कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है और ये V मीटर पर सेकंड की स्पीड से गतिमान है। तो अगर V मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो एक सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, मूव करेगा, शिफ्ट करेगा, तो एक सेकंड में तो दूरी क्या होती है, V इंटू टाइम, यानी V है B और टाइम की वैल्यू 1 सेकंड, तो यानी B मीटर ये दूरी चलेगा, ठीक है। और एक सेकंड में फिर इसने कितनी एरिया स्वेप की, तो एरिया स्वेप आप निकाल लेंगे, टोटल लंबाई कितनी है और कितना स्थान ये शिफ्ट हुआ है, तो लंबाई है इसकी L और शिफ्ट पोजीशन है V, तो L इंटू V आ जाएगा। तो प्रति सेकंड काटा गया फ्लक्स क्या आ जाएगा, वेबर V इंटू फ्लक्स डेंसिटी इंटू स्वेप्ट एरिया, फ्लक्स डेंसिटी V और स्वेप्ट एरिया है A, तो V इंटू L V वेबर आ जाएगा। तो EMF क्या होता है, EMF होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो E इक्वल टू हो जाएगा VLV, ठीक है, वोल्ट, क्योंकि EMF किस में होता है, वोल्ट में। आप ध्यान रहे कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF की दिशा जो होती है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के रूल के द्वारा हम इसकी डायरेक्शंस को चेक कर सकते हैं, क्या होगी डायरेक्शन। तो आप जानते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से या दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने दाएं हाथ के प्रथम 2 उंगलियों एवं अंगूठों को इस प्रकार रखे कि वे आपस में लंबवत हों या समकोण पर हों, ठीक है। फिर से सुन लो, इससे आप खुद से देख सकते हैं करके। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, फिर से सुन लो, राइट हैंड रूल्स की बात कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रथम 2 अंगुलियों एवं अंगूठों को इस प्रकार रखें कि वे आपस में समकोण पर हों, अर्थात दोनों अंगुलियों व अंगूठों के बीच क्रमशः क्या बन रहा हो, 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, यानी एक अंगुली और अंगूठे के बीच, दूसरी अंगुली और अंगुली के बीच, और फिर दूसरी अंगुली और अंगूठे के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, ठीक है। तो इस अवस्था में जो प्रथम अंगुली होगी वो बल रेखाओं की दिशा को, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स हैं, ये जो बल रेखाएं हैं इनकी दिशा को दिखाएंगी। अंगूठा गति की दिशा को, यानी किस डायरेक्शन में गतिशील है हमारा चालक, और जो दूसरी अंगुली है EMF या करंट के डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। तो फिर से सुन लो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि प्रथम अंगुली तथा द्वितीय अंगुली एवं अंगूठा परस्पर समकोण पर हों, तो प्रथम अंगुली बल रेखाओं की दिशा या मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा गति की दिशा को दिखाएगा, और दूसरी अंगुली EMF या करंट के डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। पहली अंगुली बल रेखाओं की दिशा या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और दूसरा अंगूठा इस मोशन की डायरेक्शन को, यानी किस दिशा में गति हो रहा है, और तीसरी अंगुली EMF या करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। यहाँ जो नोट करके लिखा है ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से लिखे हैं, लिखा है इसमें डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसके अनुसार यदि दाएं हाथ के प्रथम द्वितीय अंगुली व अंगूठे को समकोण पर रखा जाए तो अंगुली बल रेखाओं की दिशा या क्षेत्र को, अंगूठा गति की दिशा को तथा दूसरी अंगुली इंड्यूस्ड EMF या करंट की डायरेक्शन को दिखाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लेना। इसकी PDF आपको इस चैनल के इस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है
उसमें आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।